गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भानु प्रताप सिंह आपका अपने इस विधि संस्थान में स्वागत करता हूं और हमारे संस्थान का नाम है एकलव्य एकेडमी मेरठ। बेसिकली हम लोग सोमवार से कोर्स लॉन्च करने वाले थे, यूपीएचजीएस प्रीलिम्स कोर्स, और जिसमें हम जो नए माइनर एक्ट्स ऐड किए गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और उसकी फीस भी हमने 9,999 इनिशियल रखी थी, लेकिन अब 25% उस पर ऑफ कर दिया गया था और ये 7,500 रुपीज अब फीस बनती है। बट इस कोर्स को हम अब मंगलवार से लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये फैक्ट अवेयर नहीं था कि सोमवार को रंग वाली होली है, कलर्स वाली होली है। तो मंगलवार से ये क्लास आपको मिलेगी और हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, एकलव्य एकेडमी मेरठ, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी जो वीडियोस आपको ये अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब पे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, और आपको ये वहीं से कोर्स परचेज भी करना होगा। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं कि इस कोर्स में, इस क्रैश कोर्स में मैं आपके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, मैं जरा आपसे कुछ जो नोटिफिकेशन यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पर इशू किया गया है, उससे संबंधित कुछ जरूरी सूचनाएं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो एग्जाम होगा 3 टीयर्स एग्जाम होगा। इसमें पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसे क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन को देंगे, और यदि मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, और इंटरव्यू और मेंस दोनों के मार्क्स को जोड़कर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आप फाइनली अपर जिला जज के पद पर चयनित किए जाएंगे। तो आप सबसे पहले प्री एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स। टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट से प्रीलिम्स का पेपर बनेगा, और जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चंस 1 मार्क का होगा। तो इस तरीके से 100 नंबर्स के ये प्रश्न होंगे, जिसे आपको सॉल्व करना होगा 2 आवर्स में। तो प्री एग्जाम 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 सवाल आपको मिलेंगे और एक सवाल का 1 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, और आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 45%, यानी कि कम से कम 45 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी तरीके से यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर यदि सारे कैंडिडेट्स जो भी हैं, अगर उनमें से कोई भी 45% नहीं ला पाया तो कोई भी बच्चा प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यानी कि एक डेडलाइन सेट कर दी गई है कि आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको इतना स्कोर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर करना ही होगा। और ये सारा स्कोर तभी कर पाएंगे जब आप उन नए एक्ट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे ये भी लिखता है कि साहब टोटल 83 वैकेंसी है, तो उनका 20 टाइम्स, तो ये मान के चलिए 1660, इस संख्या 1700 भी हो सकती है जो लोग उस लेवल पे रहेंगे। तो 20 गुना लोगों को प्रीलिम्स में चुना जाएगा। उसके बाद बारी आएगी साहब मेंस एग्जामिनेशंस की, और मेंस एग्जामिनेशंस में अब कुछ परिवर्तन किया गया। पहले जो पेपर्स के नाम हुआ करते थे वो चेंज किए गए, साथ ही साथ जो पहले जीएस और इंग्लिश का अलग अलग पेपर होता था उन्हें मर्ज कर दिया गया। तो जनरल स्टडी प्लस इंग्लिश यहां से मिलाकर एक पेपर बनेगा जो 100 नंबर का होगा। अगर आप इस इंग्लिश वाले पेपर को देखें तो यहां पर एक सब्जेक्ट रखा गया है कि साहब आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा जजमेंट का। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको इंग्लिश के पेपर में कुछ अलग पैटर्न देखने को मिले। पहले जो पैटर्न हुआ करता था कि आप एक ऐसे लिखेंगे, एक प्रेसी राइटिंग करेंगे, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। और 2020 में इनकी संख्या डबल कर दी गई थी कि 2 जजमेंट लिखवा, दो आपसे ऐसे लिखवा रहा है, 2 प्रेसी करा रहा है, 2 ट्रांसलेशन करा रहा है।
लेकिन इस बार यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए जजमेंट, तो हो सकता है आपको एक जजमेंट दिया जाए और उसका आपसे आलोचनात्मक वर्णन भी करवा ले कि बताइए इसमें क्या क्या है। तो ये पैटर्न यहाँ से चेंज हो सकता है, बट कुल मिला के 50 नंबर का जीएस होगा और 50 नंबर का इंग्लिश होगा। तो ये फर्स्ट पेपर होने वाला है आपका जनरल स्टडी प्लस इंग्लिश का। सेकंड पेपर जो सब्सटेंटिव लॉ का हुआ करता था उसका नाम रख दिया गया लॉ फर्स्ट। सब्सटेंटिव लॉ उसका नाम हुआ करता था, लेकिन अब वो नाम हटा दिया गया, तो इसलिए ये जरूरी नहीं होगा कि वहां पर सब्सटेंटिव लॉज ही हो, आपको क्रिमिनल लॉज भी देखने को मिल सकते हैं। और ये डेस्क्रिप्टिव होगा, ये पेपर 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये 100 नंबर का पेपर होगा, यहाँ भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे। इसी तरीके से लॉ सेकंड जो पहले प्रोसीजरल लॉ हुआ करता था उसका नाम चेंज कर दिया और लॉ सेकंड रखा गया। तो यहाँ आपको मिक्स्ड लॉज मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि सब प्रोसीजर लॉ ही हो। ये भी 3 आवर्स का है और 200 मार्क्स का है। इसी तरीके से लॉ थर्ड जो पहले पीनल लॉज प्लस लोकल लॉज से मिलके बनता था, वहां पर भी परिवर्तन किया गया। और इस लॉ थर्ड के पेपर में भी आपको अब सब्सटेंटिव लॉ के भी, प्रोसीजर लॉ के भी और पीनल लॉज, लोकल लॉज या माइनर लॉज सभी देखने को मिल सकते हैं। ये भी 200 मार्क्स का है, इसकी भी अवधि 3 आवर्स है। तो 3 घंटे में 3 लॉ के पेपर आपको करने होंगे और 3 घंटे में आपको जीएस प्लस इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं नोटिफिकेशन में कि साहब इनमें जो सवाल पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशंस में, दे शैल बी कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, करने होंगे, आपके लिए कोई भी चॉइस नहीं होगी पहले की तरह। ये भी लिखा है द लॉ पेपर विल इंटर एलिया टेस्ट ड्राफ्टिंग, कन्विंसिंग, प्लीडिंग एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग एबिलिटी एंड स्किल। इसका मतलब इस ये जो पेपर्स हैं तीनों, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पेपर्स में जजमेंट लिखवा ले आपसे, ऑर्डर्स लिखवाए आपसे, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराए आपसे, क्योंकि प्रोसीजर का कोई स्पेसिफिक पेपर अब नहीं रहा है। लेकिन उसने लिखा है कि द लॉ पेपर विल इंटर एलिया टेस्ट ड्राफ्टिंग, कन्विंसिंग, प्लीडिंग एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग एबिलिटी एंड स्किल। लैंग्वेज आपकी या तो हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है। आगे लिखा है साहब ये जो 4 पेपर हैं इनमें आपको मिनिमम 40% लाना होगा। 40% से नीचे होगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, तो 40% तो लाना ही लाना आपको। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, और एग्रीगेट आपका 45% होना चाहिए, तभी जाकर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। 3 गुना लोगों को 3 टाइम्स यानी कि 83 इंटू 3, 3 ते 9 तो और 3 अट्ठे 27 यानी कि लगभग 280-85 इतने बच्चे, 3 तिये 9 और 8 तिये 24, 249, 250 या 260 के करीब बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इंटरव्यू में अब आपको 45% लाने होंगे, जो पहले 40% हुआ करते थे। 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, पहले 80 नंबर मिनिमम चाहिए थे, अब 90 नंबर चाहिए होंगे। तो काफी कुछ न केवल सिलेबस में बल्कि एग्जाम के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे जिस समय आप प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस एग्जामिनेशंस को दे रहे होंगे तो आपको कुछ सरप्राइज देखने को मिले। इसलिए इस सरप्राइज से पहले ही आपको अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो आप एक नया सरप्राइज झेलने की स्थिति में नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि साहब ऐसा हो सकता है कि तीनों पेपर्स में जजमेंट देखने को मिल जाए, ऑर्डर्स लिखवाने को मिल जाए या एप्लीकेशन लिखने को मिले, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं साहब जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी एचजीएस के लिए, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। उसमें हम बेसिकली कवर करेंगे माइनर एक्ट्स।
अगर मैं लॉ फर्स्ट पेपर की बात करता हूं तो जो न्यू माइनर एक्ट्स जोड़ दिए गए, नए वालों की मैं बात कर रहा हूं, एक तो आप पढ़ेंगे एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ये एक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एमवी एक्ट 1988। दूसरा लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम 1963। तीसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नाइनटीन 1930। चौथा जनरल क्लोजेज एक्ट, साधारण खंड अधिनियम 1897। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। कोर्ट फीस एक्ट 1870 का है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 का। यानी कि पहले पेपर में आपको जो सरप्राइज दिया गया सिलेबस बढ़ा के, वो इतने सारे नए एक्ट जोड़ दिए गए। ये हम लोग अपने इस क्रैश कोर्स में 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करेंगे। लॉ पेपर सेकंड पर आते हैं। अगर आप वहां देखें कौन से नए एक्ट जोड़े गए हैं, तो आप पाएंगे पहला एक्ट है एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दूसरा है करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तीसरा है पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 में ये एक्ट बना था। चौथा है जेजे एक्ट, जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, DV एक्ट ऐसे लिख देता हूं। छठा है साहब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, DP एक्ट। सातवां है साहब सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क पैलेस एक्ट, वर्क पैलेस पर वुमेन्स का हरेसमेंट जो होता है उसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जो गाइडलाइंस इशू हुई थी, उसके बाद फिर ये काफी लंबे समय बाद एक्ट बना था, वो एक्ट आपके सामने रखा गया। इसके बाद है साहब इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 का एक्ट है। आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम 1959। इसके बाद लिखा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बाद है साहब NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और SC/ST एक्ट 12वें नंबर पे है, SC/ST एक्ट। और 13वें नंबर पे है साहब जो डकैती अफेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया। जैसे इटावा में डकैती की स्पेशल कोर्ट है, तो वो लिखा है साहब यूपी डकैती अफेक्टेड एरिया। सेकंड पेपर जो मेंस का होगा उसमें सेकंड पेपर का ये सिलेबस है, और जो पूरा मेंस का सिलेबस है वही आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाने वाला इन एक्ट्स को आपको नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे मैंने इन सभी एक्ट्स को पढ़ा हुआ है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ा होगा जिन्होंने झारखंड दिया होगा हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम, MP का दिया हुआ होगा, या फिर छत्तीसगढ़ का दिया होगा। लेकिन अगर इतनी संख्या में एक्ट पूछ रहे हैं आप, तो साहब इतनी बड़ी मुश्किल, इन एक्ट में क्या है, क्या मेन चीजें हैं, कहाँ से प्रश्न आएगा, वो याद है। बट साहब अगर कोई कहे कि साहब एक बार आप जरा नंबर से 1 2 3 करके एक्ट के नाम बता दीजिए, तो साहब पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक बंदा इन्हें शुरू से आखिर तक आपको गिना दे। और ये तो हम वो देख रहे हैं जो नए इंसर्ट किए गए।
थर्ड पेपर पे आइए साहब। थर्ड पेपर में पहला एक्ट है यूपी प्रोटेक्शन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। अनलॉफुल कन्वर्जन को लेकर एक एक्ट अभी आया था 2021 में। दूसरा है साहब इंडियन सक्सेशन एक्ट। ये तो पुराना ही है 1925 का, लेकिन काफी बड़ा सा एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2009, मोमडन एक्ट लॉ में, जहां ट्रिपल डाइवोर्स को बैन किया गया। और वहीं एक 1986 का एक्ट भी है, जहां मुस्लिम वुमेन की मेंटेनेंस की बात की गई है। गार्जियन ऑफ वार्ड्स एक्ट 1890। मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में आया था। 2007 में जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए। आगे देखिए फैमिली कोर्ट एक्ट, जिसके माध्यम से फैमिली कोर्ट का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। ये एक्ट पढ़ा होगा अमूमन, एलएलबी के दौरान पढ़ाया जाता है। उसके बाद है लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये साहब 1894 वाला पूछ लिया, पुराने वाला, जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट बदल चुका है, ये रिपील्ड हो गया। पता नहीं किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट या ऑनरेबल जजेस जस्टिस ने ये रखा है, मेरी समझ में नहीं आ रही है अभी ये बात, वरना नए वाला होना चाहिए था। इसी के साथ एक और एक्ट है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का। जो कंपनसेशन मिल रहा है जब किसी की लैंड को एक्वायर किया जाता है, तो जो कंपनसेशन मिल रहा है साहब वो रीजनेबल होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो भी इश्यूज है उनसे जुड़े हुए वो किस तरीके से सॉर्ट आउट हो। इस तरीके के मुकदमे बेसिकली एडीजे के पास है हमारे यहाँ पर, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में जो कंपनसेशन दिलाता है वो अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके खिलाफ उन्होंने जो भी आदेश पारित किया उसके खिलाफ अपील या रिवीजन होगी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे। यहाँ आपको काम करने को मिलता है, इसलिए ये एक्ट भी आपसे पूछे गए। और नेक्स्ट है साहब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 10वां 11वां 12वां। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली वाला अधिनियम, ये साहब बिल्कुल नए हैं। इसके अलावा वो 20 पुराने हैं ही, जिनमें से 2 कम कर दिए गए, पंचायत राज एक्ट और पुराने वाला रेंट कंट्रोल। और हाँ, यहाँ एक नए वाला रेंट कंट्रोल एक्ट जोड़ दिया गया होगा किसी इसमें, रेंट एक्ट न्यू वाला। तो साहब 2 खत्म हुए, 18 और बाकी 34 जोड़े गए हैं। 18 और 34 आप जोड़ लीजिए कितने होते हैं, 62 के करीब बैठ रहे होंगे। तो उन पुराने वालों को तो आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। हम अपने इस क्रैश कोर्स में जो प्रीलिम्स के लिए है केवल आपसे इन एक्ट्स को डिस्कस करेंगे, न केवल इन एक्ट को डिस्कस करेंगे बल्कि जो भी कंसर्न जजमेंट होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो भी मैं आपको नोट कराऊंगा। और साथ ही साथ इस क्लास में ये भी बताऊंगा कि साहब यहां से मेंस का कौन सा सवाल बन सकता है, तो आप उस प्रश्न को तैयार करें। तो ये एक तरीके से बहुत ही नॉमिनल फीस पर ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, और उसमें प्रीलिम्स तो आप निश्चिंत रूप से कर ही पाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हेल्प मेंस के लिए भी मिल पाएगी। ऑल्दो प्योरली इट इज ए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भी असिस्टेंस मिलता रहेगा, और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं भी जानकारी आपको मेंस के हिसाब से भी मिलती रहेगी। अब दूसरा सवाल एक और है साहब, यदि आप इन एक्ट्स को जो ये नए वाले जोड़े गए हैं
इन एक्ट्स को कंपेयर करते हैं। भी 28 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है बिहार HJS, तो साहब कुछ कॉमन सब्जेक्ट निकल के आते हैं। जैसे लिमिटेशन एक्ट आप यूपी में भी पढ़ेंगे और बिहार की परीक्षा में भी आएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दोनों जगह है, हालांकि ये पहले से पढ़ा हुआ है हमारा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वो भी पढ़ा हुआ है हमारा पहले से। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये तो हमारे कोर्स का नहीं है। बाकी ये यहाँ से जो नए वाले हमें पढ़ने हैं यूपी के लिए, ये 4 एक्ट बिहार में भी है, तो हम इनिशियली इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग 28 अप्रैल को बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कॉल मैसेज भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। वहां से आप जाएं, ऐप डाउनलोड करें और इस ऐप को आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि साहब ये जो क्लास लाइव होगी एप्लीकेशन पर, उसकी टाइमिंग 10 बजे से रहेगी मॉर्निंग में। लेकिन यदि आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर अवेलेबल रहेगी, और ये 3-4 महीने तक अवेलेबल रहेगी। कोई ऐसी बात नहीं है, आप जब भी समय आपका लगे, शाम में, सुबह में, दोपहर में, आप तब भी इस क्लास को कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी रणनीति रहेगी उस हिसाब से आप निर्णय लें और हमसे जुड़ें। हम आपको इस क्लास में बहुत कुछ ऐसा मटेरियल देंगे ताकि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर पाए। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, मैं एक क्रैश कोर्स दूसरा भी पढ़ा रहा हूं जो यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज मेंस के लिए है, लेकिन वो काफी आगे निकल चुका है और उसमें मैं 12-14 एक्ट डिस्कस कर चुका हूं मेंस के हिसाब से। तो उसमें नए बच्चों का जुड़ना तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता, और उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं है। वो मैं एप्लीकेशन पे नहीं, वो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, यूम ऐप पे। लेकिन ये आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा, जिससे आपके पास में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए इसे देख सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।